वक्त 100 बात की एक बात का। जंग के बीच ईरान ने रूस और चीन से सैन्य मदद मिलने का दावा किया। वहां के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जारी जंग में ये दोनों देश ईरान के रणनीतिक साझेदार के रूप में सामने आए और माना जा रहा है कि यह दावा अमेरिका और इजरायल दोनों देशों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि इसका मतलब हुआ इस युद्ध में ईरान अकेला नहीं है बल्कि रूस और चीन भी उसके साथ हैं। यानी अमेरिका और इजरायल की लड़ाई एक देश के साथ नहीं बल्कि उसके साथ खड़े दो और देशों के साथ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया। उन्होंने खुलकर माना कि रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। 2 रोज पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात की ओर इशारा किया था। ट्रंप ने बयान दिया था कि हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान की मदद कर रहे हों। उन्होंने अनुमान जताया था कि जिस तरह अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है वैसे ही शायद रूस भी ईरान का साथ दे रहा। पिछले 1 दशक में रूस और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हुए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यही वजह है कि रूस मुश्किल की इस घड़ी में ईरान का साथ दे रहा है। कहा गया कि ईरान ने पिछले कुछ साल में चीन के साथ भी अपनी दोस्ती बढ़ाई। उसने चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने तेल भंडार खोल दिए। इसके बदले में दोनों देश मिलकर ईरान की मदद करने में जुटे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद नहीं है। उनके मुताबिक ये सिर्फ अमेरिका और इजरायल से जुड़े जहाजों और तेल से भरे टैंकरों के लिए ही बंद किया गया, जबकि दूसरे देशों के जहाजों के आने जाने पर कोई रोक नहीं है। ये समुद्र का वो रास्ता है जिसके जरिए दुनिया का करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए रूस ईरान को बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन दे रहा है। यह खबर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में छपी। कहा गया कि रूस ने भारी मात्रा में शाहिद ड्रोन ईरान भेजे और उनकी मदद से ही ईरान पश्चिम एशिया के कई देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और दूसरी जगहों पर हमला करने में कामयाब रहा। हालांकि यह ड्रोन ईरान ने ही बनाया था और उसने बाद में इसे रूस को दिया था। इन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन की सेना यूक्रेन जंग में कर चुकी है। ईरान ने 2022 में इसे रूस को दिया था, लेकिन इसकी खासियत और मारक क्षमता को देखते हुए बाद में रूस ने अपने यहां इसे बनाना शुरू कर दिया था। दावा किया जाता है इन ड्रोन की बदौलत रूसी सेना ने यूक्रेन में कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई थी। इस बीच दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ शुरू हुई जंग के बाद ईरान के पास अपने इस ड्रोन की कमी हो गई। उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी सेना से मदद मांगी और फिर रूस ने भारी मात्रा में उसे अपने यहां बने शाहिद ड्रोन की सप्लाई की। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान एक शातिर रणनीति के तहत इस जंग में शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वो बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन और मिसाइलें दाग रहा है ताकि अमेरिका की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म कर सके। एक अनुमान के मुताबिक एक शाहिद ड्रोन सिर्फ $20,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए में बन जाता है और आत्मघाती ड्रोन होता है जो अपने टारगेट पर जाकर बम की तरह फटता है। जबकि अमेरिका को उसे मार गिराने में अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जो इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है उसकी कीमत करीब $40 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 36 करोड़ रुपए। यानी ईरान की रणनीति यह है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो वो अपने सस्ते ड्रोन से दुश्मन पर वार करेगा और उसका जवाब देने के लिए दुश्मन को लाखों डॉलर खर्च करने होंगे। इसका यह नतीजा होगा कि दुश्मन को जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें भी कम हो जाएंगी। दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई के सबसे अहम रास्तों में एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की अपील का कोई असर होता नहीं दिखा, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नौसैनिक जहाज भेजने से साफ इनकार कर दिया। ईरान ने जंग शुरू होने के बाद से ही हॉर्मूज गलियारे पर कब्जा जमा लिया और वहां से आने जाने वाले जहाजों पर पूरी तरह बैन लगा दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने सिर्फ अमेरिका और इजरायल के जहाजों पर रोक लगाई है। ईरान की सेना ने कुछ जहाजों पर हमले भी किए। ईरान के हमलों की वजह से पूरी दुनिया के हजारों जहाज और तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अटक गए। इसका असर यह हुआ कि पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट शुरू हो गया और एशिया से लेकर यूरोप तक लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई देशों में तेल की कीमतें बढ़ा दी गई। कई देशों ने जनता से तेल और गैस बचाने की अपील की। हालात बिगड़ने पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई दूसरे देशों से यह अपील की कि सभी देश मिलकर हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए अपने अपने नौसैनिक जहाज वहां भेज दें। लेकिन ट्रंप की इस अपील का उन देशों पर असर पड़ता नहीं दिखा, क्योंकि प्रशांत महासागर क्षेत्र में अमेरिका के सबसे वफादार साथी ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया
ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार ने साफ कर दिया कि वो अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नहीं भेजेगी। इसी तरह जापान ने भी ट्रंप को झटका दे दिया। जापान ने भी संदेश दे दिया कि वो हॉर्मूज गलियारे की सुरक्षा के लिए नौसेना के जहाज नहीं भेजेगा। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने दो टूक कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी नौसेना भेजने का उनका कोई इरादा नहीं है। दक्षिण और कोरिया ने थोड़ी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन मंशा साफ कर दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सरकार ने ट्रंप की मांग की बारीकी से समीक्षा करने की बात कही। यानी एक एक करके अमेरिका के साथी देशों ने ट्रंप की मांग को न सिर्फ ठुकराया बल्कि इस जंग से किनारा करने की बात भी कही। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अपील का यूरोप के देशों पर भी उतना असर पड़ता नहीं दिखा। अमेरिका की अगुवाई वाले 32 देशों के संगठन नेटो के सदस्य देश भी बहुत ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने से बचते नजर आए। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांस और ब्रिटेन ने समुद्री मार्गों की सुरक्षा का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने सीधे सैन्य टकराव से बचने की बात कही। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन ने नौसेना का जंगी जहाज भेजने के बजाय एक अलग रास्ता चुना। ब्रिटेन ने हॉर्मूज गलियारे में ईरान की बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए माइन स्वीपिंग ड्रोन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। माइन स्वीपिंग ड्रोन या माइन हंटिंग ड्रोन एक खास तरह का ड्रोन होता है जो समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंग को ढूंढने और सुरक्षित तरीके से नष्ट करने में मदद करता है। रॉयटर्स के मुताबिक ब्रिटेन के अफसरों को इस बात की चिंता है कि अगर उन्होंने नौसैनिक जहाज भेजे तो मामला और बढ़ जाएगा और वो भी सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। ब्रिटेन ने शुरू में ही अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले में ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से मना कर दिया था, हालांकि बाद में वो मान गया था। ब्रिटेन की तरह फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने उन खबरों से इनकार किया जिनमें यह कहा गया था कि फ्रांस अपने जंगी जहाज हॉर्मूज गलियारे को की सुरक्षा के लिए भेज रहा है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए युद्ध खत्म करने की अपील की। और नेटो के सदस्य देश स्पेन ने तो शुरुआत से ही ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमलों को गलत बताया था। स्पेन ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि वो इस जंग में बिल्कुल दूर है। जर्मनी की मीडिया के मुताबिक जर्मन चांसलर ने भी दो टूक कह दिया कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध का नेटो से कोई संबंध नहीं। ये नेटो का युद्ध नहीं है। मतलब ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ते दिखे। न तो यूरोपीय संघ ने न ही नेटो के सदस्य देशों ने उनका उस तरीके से खुलकर समर्थन किया जैसा वो चाहते थे। ईरान ने बीते 17 दिन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर रखा। वो रास्ता जहां से दुनिया भर में सप्लाई होने वाले तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। लेकिन इजरायल और अमेरिका के साथ जंग शुरू होते ही ईरान ने मानो इस समुद्री रास्ते पर ताला लगा दिया। इसकी वजह से तेल के दाम $100 प्रति बैरल के भी पार पहुंच चुके। ईरान ने धमकी दे दी थी कि वो इस रास्ते दुश्मन का 1 लीटर तेल भी जाने नहीं देगा। ईरान ने इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी कच्चे तेल के लिए $200 प्रति बैरल की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दे दी। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका में तेल कारोबार से जुड़ी कंपनियों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचा तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिका की कई बड़ी तेल कंपनियों के सीईओ ने एक बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने ट्रंप सरकार में ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को चेतावनी दे दी कि हॉर्मूज गलियारे के बंद रहने से आने वाले समय में जो मुश्किलें आएंगी वो संभाले नहीं संभलेंगी। यानी द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग के दौरान अपने घर में भी घिरते दिखे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे में फंसे तेल के टैंकरों और जहाजों का रास्ता साफ करवाने के लिए नेटो को धमकी देनी शुरू कर दी। ब्रिटेन के अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि अगर नेटो के सदस्य देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित बनाने में अमेरिका की मदद नहीं करेंगे तो इस संगठन का भविष्य बहुत बुरा हो सकता है। ट्रंप ने इस दौरान यूक्रेन जंग के दौरान अमेरिका की तरफ से की गई मदद का भी जिक्र कर दिया। द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को एक तरफा व्यवस्था बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे से ईरान की सेना का कब्जा हटवाने में चीन से भी मदद करने की अपील की। हालांकि उन्होंने चीन को यह भी चेतावनी दे दी कि अगर चीन ने सहयोग नहीं किया तो उनकी चीन यात्रा टल सकती है। खबरों के मुताबिक इस महीने के अंत में डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा होने वाली है
और द फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने उसी यात्रा का जिक्र करते हुए चीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मामले में मदद की अपील की। ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे से होने वाले चीन के तेल कारोबार का जिक्र किया। ट्रंप के मुताबिक चीन को उसकी जरूरत का लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है, इसीलिए बंद पड़े इस समुद्री रास्ते को खुलवाने में चीन को अमेरिका की मदद करनी चाहिए। China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait, and nice to have other countries police that with us. हालांकि ईरान पहले ही चीन के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार करने की इजाजत दे चुका है। तनाव के माहौल में भी चीन का झंडा लगाए कई जहाजों ने जंग का मैदान बन चुके समुद्री रास्ते को पार भी कर लिया। हालांकि चीन ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई के बजाय बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग को खत्म करने की अपील की। लेकिन ट्रंप की अपने सहयोगी देशों से की गई अपील, नेटो को दी गई धमकी और चीन से मांगी गई मदद के बीच ईरान ने अपने इरादे साफ कर दिए और साफ शब्दों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सभी को चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कह दिया कि जिन देशों ने इस समुद्री मार्ग की तरफ अपने जंगी जहाज भेजे या किसी तरह से हमले की कोशिश की, उनके लिए रास्ता कभी नहीं खुलेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी कि हॉर्मूज गलियारा कारोबार के लिए, लेकिन अमेरिका के दबाव में किसी भी देश ने अगर वहां सैन्य कार्रवाई की सोची तो अंजाम बुरा होगा। उधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खार्क द्वीप पर और ज्यादा हमले करने की धमकी दी। खार्क द्वीप वो जगह है जहां ईरान की जान बसती है, क्योंकि ये जगह ईरान के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है और माना जाता है ये टापू बर्बाद हुआ तो ईरान की वो नस कट जाएगी जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। हालांकि जंग के दौरान अमेरिकी सेना ने खार्क द्वीप पर मौजूद ईरान के तेल टैंकों को निशाना बनाकर हमले किए। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी फौज के हमले में ईरान के इस महत्वपूर्ण तेल सप्लाई के केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने उन हमलों के बाद भी खार्क द्वीप पर और ज्यादा हमले जारी रखने की धमकी दी। जंग की शुरुआत में भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ईरान के इस सबसे अहम तेल सप्लाई के केंद्र पर कब्जा कर सकते हैं। खार्क द्वीप ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है और ईरान पूरी दुनिया में लगभग 90% तेल की सप्लाई इसी छोटे से द्वीप से करता है। खार्क द्वीप फारस की खाड़ी में मौजूद है। ईरान के मुख्य तट से इसकी दूरी करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर है। साइज में यह बहुत छोटा सा द्वीप है, लंबाई चौड़ाई में बस कुछ किलोमीटर है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। खार्क द्वीप पर बड़े बड़े टैंक मौजूद हैं जहां कच्चा तेल स्टोर होता है। जमीन और समंदर में मौजूद तेल रिफाइनरियों से बड़ी बड़ी पाइपलाइनों के जरिए तेल को स्टोर करने के लिए बनाए गए टैंकरों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद टैंकरों और जहाजों पर लोड करके पूरी दुनिया में भेजा जाता है। यानी खार्क द्वीप के बर्बाद होते ही ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है, क्योंकि यहां से दुनिया भर को तेल बेचकर ईरान हर साल मोटी कमाई करता है। इसी वजह से ईरान की सेना ने पूरी ताकत लगा दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक खार्क द्वीप की सुरक्षा के लिए ईरान की IRGC सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए। नौसेना की गश्त और ड्रोन की निगरानी बढ़ा दी। 24 घंटे आसमान से खार्क द्वीप की सुरक्षा के लिए जासूसी ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से UAE ने अपने तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी, क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है। इस समुद्री रास्ते से हर साल, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, 20% तेल गुजरता, लेकिन जंग के बीच इस पर ईरान का कंट्रोल है। अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने इसे बंद कर दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पहरा बैठा दिया और तेल से भरे जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में पश्चिम एशिया के देश UAE ने अपने तेल उत्पादन में कटौती शुरू कर दी। अमेरिकी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि UAE में रोजाना तेल उत्पादन 35.5 लाख बैरल से घटकर 20 लाख बैरल रह गया। मतलब पहले एक दिन में 35 लाख बैरल से ज्यादा तेल का उत्पादन होता था, लेकिन ईरान के हमले के बाद यह घटकर रोजाना 20 लाख बैरल ही रह गया। बताया जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से UAE ने तेल उत्पादन में कटौती की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा दी और पश्चिम एशिया के देश UAE समेत दूसरे देशों के लिए भी तेल भेजना मुश्किल हो गया।
ईरान में एक परमाणु ठिकाने के नीचे दबे 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम को बाहर निकालने की बात पर ईरान के विदेश मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने बताया इस वक्त ईरान के पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि उस यूरेनियम को बाहर निकाला जा सके। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है और ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ईरान में मौजूद यूरेनियम को जब्त किया जा सकता है। हालांकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अगर अमेरिका की सेना ने उस यूरेनियम को जब्त करने का मन बनाया तो उसे दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका के सैनिकों को ईरान की धरती पर उतरना होगा, उन्हें वहां जमीन पर लड़ाई लड़नी होगी। जबकि इस जंग में अभी तक न तो अमेरिका की सेना ईरान की धरती पर उतरी और न ही इजराइल की धरती पर उतरी, न ही इजराइल की सेना उतरी। पूरी लड़ाई आसमान और समंदर के रास्ते चल रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा भी कर चुके हैं कि जरूरत पड़ने पर ईरान पर जमीन के रास्ते भी हमला किया जा सकता है। और तो और उन्होंने ईरान में मौजूद यूरेनियम पर कब्जा करने की बात को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया था। ईरान के अलग अलग ठिकानों पर यूरेनियम की बड़ी खेप होने के दावे किए जाते हैं, उनमें उसका इस्फहान परमाणु ठिकाना भी शामिल है। दावा है वहां जमीन के नीचे भारी मात्रा में यूरेनियम दबा हुआ। इस्फहान परमाणु अड्डा ईरान के उन 3 न्यूक्लियर ठिकानों में एक है जहां पिछले साल जून महीने में अमेरिका ने बमबारी की थी। यह हमला तब किया गया था जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। दावा है कि अमेरिकी हमले में इस्फहान परमाणु ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा था और वहां मौजूद 200 किलो से ज्यादा यूरेनियम मलबे के नीचे जमीन में काफी अंदर दब गया था। एक अनुमान है यूरेनियम की इस खेप से करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इस बात की पुष्टि की कि इस्फहान परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया था। उन्होंने भी माना कि वहां मौजूद सारी चीजें जमीन के नीचे दबी हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान के पास उन चीजों को निकालने का कोई प्लान नहीं है। इस मुद्दे पर पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी सवाल पूछा गया था। पत्रकारों ने उनसे पूछा था क्या अमेरिका ईरान के यूरेनियम को जब्त करने की कोई योजना बना रहा है, तो पहले तो इस पर ट्रंप ने मना कर दिया था, लेकिन अगली ही सांस में उन्होंने यह भी कह दिया था कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। यानी अमेरिका ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर अड्डे पर भी नजर गड़ा सकता है, वहां जमीन में दबे यूरेनियम को निकालने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह काम सुपर पावर अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस्फहान परमाणु अड्डे में दबे यूरेनियम को खोदने के लिए लंबी चौड़ी टीम चाहिए होगी। खतरा भी बहुत होगा, क्योंकि ऑपरेशन ईरान की धरती पर रहते हुए चलाना होगा। दावा है इसके लिए अमेरिका को कम से कम 1000 सैनिक आसमान के रास्ते इस्फहान में उतारने होंगे। इसके अलावा जमीन में दबे यूरेनियम को निकालने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भी टीम चाहिए होगी। सैकड़ों फीट मलबे को हटाने के लिए भारी भरकम मशीनें लगेंगी। उन्हें वहां उतारने के लिए काम चलाऊ एयरपोर्ट भी चाहिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में कई दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा भी लगातार बना रहेगा। ईरान की मिसाइलों से इजराइल के कई शहरों में तबाही मच गई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। उनकी चपेट में आने से कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और इसके बाद इजराइल की सेना ने तुरंत राहत और बचाव का काम तेज कर दिया और तेल अवीव शहर के एक इलाके में मिसाइल गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमले के दौरान एक व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े दिखे, तभी वो मिसाइल ठीक उनके पास गिरी। हालांकि वो बाल बाल बच गए, लेकिन आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए और वो जान बचाने के लिए वहां से भागने लग गए। ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरीके का डैमेज हुआ है। अब इन गाड़ियों को यहाँ से हटाने का काम शुरू किया है। थोड़ी देर पहले ये मिसाइल अटैक हुआ है और अब यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस पहुंच चुके हैं। रिशॉन लेजियन के अलावा उत्तरी इजराइल के जर्जीर शहर में भी मिसाइल हमले से हड़कंप मच गया। वहां एक इमारत के पास हुए मिसाइल हमले से उस इलाके की सूरत बदल गई। जगह जगह मलबा नजर आया। वहां बनी इमारतों की दीवारें ढह गईं। उनके चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। जमीन पर जिस जगह मिसाइल गिरी वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। दावा किया गया ईरान ने उस इलाके पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। बताया गया कि ईरान की तरफ से हुए हमले में वहां रहने वाले करीब 60 लोग घायल हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। उन मिसाइलों की चपेट में आने से गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। हमले के बाद इमारतों के आगे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे नजर आए। वहां खड़ी एक गाड़ी तो बुरी तरह पिचक गई। उसके आगे का हिस्सा टूट फूट गया। उसके अंदर भी शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे दिखे। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। इतना ही नहीं, हमले की वजह से कई पेड़ भी टूटकर गिरे नजर आए।
वहां मची तबाही के बाद लोगों में खौफ पैदा हो गया। हालांकि सेना की तरफ से तुरंत मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल से जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने अपने अंडरग्राउंड ठिकानों की ताकत दिखाई। उसने अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे बने ड्रोन और मिसाइल अड्डों का वीडियो जारी किया। वीडियो में दिखा कि ईरान ने जमीन के नीचे बम की तरह फटने वाले सैकड़ों ड्रोन और घातक मिसाइलें इकट्ठा करके रखी हुई। और ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके पास इस तरह के दर्जनों ठिकाने मौजूद हैं। मतलब ईरान ने जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी बड़े पैमाने पर हथियार जमा कर रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों पर कई तरफ से प्रहार किया जा सके। ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उसके ऐसे कई सैन्य अड्डे हैं जिन्हें अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया, यानी अमेरिका और ईरान से लड़ाई में उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। IRGC ने इसी तरह के एक अंडरग्राउंड ठिकाने का वीडियो जारी किया। उस वीडियो में एक सुरंग नजर आई। उस सुरंग की शुरुआत में एक बड़ा सा दरवाजा लगा था। उस दरवाजे के खुलते ही ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़े तो उस सुरंग में लाइन से बड़े बड़े मिसाइल लॉन्चर सिस्टम खड़े दिखाई दिए। उन पर खतरनाक मिसाइलें लगाई गई थी। हर मिसाइल लॉन्चर का आकार किसी ट्रक से भी बड़ा नजर आया। और वहां 2 या 4 या 10 नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में इस तरह के मिसाइल लॉन्चर तैनात दिखे। हालांकि वो सुरंग भी काफी सीधी सीधी नहीं थी, उसमें कई रास्ते दिखाई दिए। जमीन के नीचे ही सुरंगों का जाल बिछा नजर आया। जैसे देखकर ऐसा लगा जैसे ईरान ने धरती के अंदर ही मिसाइलों का कोई शहर बसा दिया। ईरान की सेना के दोनों अधिकारी आगे बढ़े। उस वीडियो में दिखाया गया एक जगह पर इजराइल और अमेरिका के झंडे दिखे। झंडों को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से किस हद तक नफरत करता है, क्योंकि वो झंडे जमीन पर लगाए गए थे और ईरान के दोनों अधिकारी उन्हें कुचलते हुए, उनके ऊपर से चलते हुए निकल गए। यानी उन झंडों को जानबूझकर वहां लगाया गया ताकि जो कोई भी वहां से गुजरे वो उनके ऊपर ही अपने पैर रखे। ईरान की IRGC सेना का दावा है कि उस अंडरग्राउंड ठिकाने को कई दशक पहले बनाया गया था, लेकिन वहां पुरानी ही नहीं बल्कि नए जमाने की भी एक से बढ़कर एक विनाशकारी मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान की तरफ से यह वीडियो ऐसे समय में जारी किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि जंग में ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, कमजोर पड़ चुका है ईरान, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन ईरान ने मिसाइलों का वीडियो जारी कर अपने दुश्मनों को ललकारा। उसकी IRGC सेना ने 2 टूक कह दिया कि ईरान न तो कमजोर पड़ा है और ना ही पीछे हटने के लिए तैयार है। उसने जमीन के नीचे बने मिसाइलों के शहर के अलावा अपने अंडरग्राउंड ड्रोन ठिकाने का भी वीडियो जारी किया। उस वीडियो में ईरान के आत्मघाती शाहिद ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन आसमान से दुश्मन की निगरानी करने के साथ साथ उसके ठिकानों पर बम की तरह भी फट जाते हैं, जैसा देखा जा रहा है युद्ध में। इसीलिए ईरान के शाहिद ड्रोन को बेहद खतरनाक माना जा रहा है और दावा है ईरान की सेना जंग के पहले ही दिन से बड़े पैमाने पर इन ड्रोनों का इस्तेमाल कर रही है। उसके निशाने पर खासतौर पर अमेरिका के वो सैन्य अड्डे हैं जो पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद हैं। UAE, कतर, वहां भी अमेरिका के एयरबेस हैं। कतर और UAE का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनकी एयर स्पेस में हजारों आत्मघाती ड्रोन दागे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, UAE में दुबई एयरपोर्ट के पास भी ड्रोन हमला हुआ तो वहां खलबली मची। जैसा हमने देखा, हमले में हुए नुकसान की वजह से एयरपोर्ट को कई घंटों तक बंद रखा गया। आशंका जताई गई कि इस हमले को भी शाहिद ड्रोन नहीं अंजाम दिया। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन दावा किया जाता है कि सस्ता और किफायती बताया जाने वाला ईरान का शाहिद ड्रोन जंग में उसके लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं दिख रहा है, माना जा रहा है। इसीलिए ईरान की IRGC सेना ने अपने ड्रोन जखीरे का वीडियो जारी कर अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी। ईरान की मिसाइलों की तरह वो ड्रोन भी जमीन के नीचे बनी एक लंबी सुरंग में खड़े दिखाई दिए। सुरंग के बीच में आने जाने का रास्ता था, दोनों तरफ लाइन से आत्मघाती ड्रोन नजर आए। इससे पहले ईरान ने अपनी नेवी के एक अंडरग्राउंड बेस का वीडियो भी जारी किया था। उसमें हथियारों से लैस सैकड़ों बोट नजर आई थी। हालांकि ईरान की तरफ से न तो नेवी बेस की लोकेशन के बारे में कोई जानकारी दी गई, ना ही मिसाइल और ड्रोन अड्डे के बारे में बताया गया कि वो ईरान में किस हिस्से में मौजूद है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को लेकर लग रही तमाम अटकलों के बीच उन्हें लेकर एक और चौंकाने वाला दावा किया गया, और वो दावा यह है कि मुश्तबा खामनेई इजराइल और अमेरिका के मिसाइल हमले में महज चंद सेकंड के फासले से बच गए। यह दावा ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में किया गया।
उस रिपोर्ट में ईरान के कुछ अधिकारियों के बयानों का हवाला दिया गया और उन अधिकारियों के मुताबिक मुश्तबा खामनेई इजराइल और अमेरिका के हमले में बाल बाल बचे थे। दावा है उनसे कुछ ही सेकंड की दूरी पर दूरी रह गई थी, मौत उनसे कुछ ही सेकंड की दूरी पर खड़ी थी। यह हमला 28 फरवरी को हुआ था, वो युद्ध का पहला दिन था। उसी दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके कई हिस्सों पर बमबारी कर दी थी और अचानक हुए हमले से पूरा ईरान दहल उठा था। लेकिन ईरान के लोगों को सबसे तगड़ा झटका तब लगा था जब जंग के पहले ही दिन उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने की खबर आई थी। जानकारियों से पता चला कि हमले के वक्त वो तेहरान की एक इमारत में मौजूद थे। उस इमारत के नीचे जमीन में बंकर बना हुआ था। दावा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई जिस इमारत में मौजूद थे वहां उनके बेटे मुज्तबा खामनेई के अलावा परिवार के भी और भी कई लोग मौजूद थे। इसके अलावा ईरान की IRGC सेना के कुछ अधिकारी भी वहां बैठक के लिए पहुंचे थे। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने वहां जबरदस्त हवाई हमले कर दिए थे। इतना तगड़ा हमला था कि आसपास की इमारतें भी ढह गई थी और जिस इमारत में आयतुल्लाह अली खामनेई थे वो तो बंकर समेत बर्बाद हो गई थी। हमले में आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी बेटी और दामाद के अलावा कई लोग मारे गए। लेकिन अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई उसमें बच निकले थे क्योंकि दावा है हमले से कुछ देर पहले ही वो किसी काम के सिलसिले में उस इमारत से बाहर आ गए थे जिस पर हमला किया गया। ये दावा ईरान के कुछ अधिकारियों ने किया, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक उन अधिकारियों ने बताया कि जब हमला हुआ तो मुज्तबा खामनेई हमले वाली जगह से कुछ ही मीटर की दूरी पर थे। बताया गया इमारतों पर मिसाइलें गिरी तो उनका मलबा हवा में दूर तक फैल गया था और मलबे की चपेट में आने से मुज्तबा खामनेई को हल्की फुल्की चोट जरूर आई लेकिन उनकी जान बच गई। बाद में उन्हें ही ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। लेकिन उनकी सेहत को लेकर अलग अलग तरह के दावों ने जोर पकड़ लिया क्योंकि युद्ध छिड़ने के बाद मुज्तबा खामनेई को एक बार भी सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, ना ही उनका कोई नया वीडियो सामने आया। इस सबके बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल के हमले में मुज्तबा खामनेई बुरी तरह घायल हो चुके हैं, उनका एक पैर काटे जाने तक की बातें कही गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनके कानों तक भी मुज्तबा खामनेई को लेकर तरह तरह की खबरें पहुंच रही हैं। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. ट्रंप ने उन अटकलों को भी खारिज नहीं किया जिनमें मुज्तबा खामनेई के मारे जाने की बात कही गई। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान में वहां की जनता की अगुवाई करने वाला कोई नेता बचा ही नहीं है। They have no leadership. The leadership is gone. But then they set up a new leadership to go and name a new leader, and that leadership is gone. And now they think maybe the sun is gone. अमेरिकी राष्ट्रपति ने तंज कसा कि और ईरान के बड़े नेताओं की मौत को अपने लिए परेशानी की वजह बताया क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ईरान की हालत ऐसी हो चुकी है कि उससे बातचीत करने के लिए भी वहां कोई नेता नहीं बचा। इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमलों के साथ जमीनी कार्रवाई भी तेज कर दी। इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में दाखिल हुई और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकाने पर हमले शुरू कर दिए। लेकिन जमीनी हमले से पहले इजराइल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत वहां के कई इलाकों पर मिसाइलें दाग दी। इन हमलों में कई इमारतें ध्वस्त हो गईं और कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया क्योंकि वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके की तेज आवाज से लेबनान का बड़ा इलाका दहल गया। भीषण धमाका हुआ। भीषण धमाका होते ही अपने मकानों में मौजूद लोग घबराकर भागते हुए दिखे। कुछ ही देर में सड़क के पास धुएं ने कब्जा कर लिया। थोड़ी देर में सड़क के पास बनी कई इमारतों को धुएं ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इस बीच वहां एक और बड़ा धमाका हो गया। यह धमाका इतना खौफनाक था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। इजराइल ने दावा किया उसकी सेना ने हवाई हमला कर दिया और इस हवाई हमले में कुछ इमारतें ढह गई। धमाके के बाद आग की लपटों के साथ काला धुआं ऊपर उठा, इमारतों का मलबा आसपास बिखरा हुआ दिखा। और ऐसा ही हवाई हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में भी किया गया। वहां रात के वक्त हुआ। रात के वक्त अचानक धमाका हुआ और काफी दूर से ही काला धुआं उठता नजर आया। लेकिन सिर्फ हवाई हमले ही नहीं हुए बल्कि इजराइल ने लेबनान में
जमीनी कार्रवाई भी तेज करने का दावा कर दिया। इजरायल की सेना ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में इजरायल की फौज ने हमले अब बढ़ा दिए। बताया गया इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान में दाखिल हो गई और वहां पर मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने बताया कि जब तक उत्तरी इजरायल यानी लेबनान से लगा हुआ इलाका पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक इजरायल की फौज का दक्षिणी लेबनान पर हमला जारी रहेगा। उत्तरी इजरायल के कुछ इलाके लेबनान की सीमा के नजदीक हैं और बताया जा रहा है कि उन इलाकों को सुरक्षित करने के लिए ही इजरायल की सेना ने जमीनी हमले भी शुरू कर दिए ताकि उन इलाकों में रहने वाले लोग अपने घर लौट सकें, क्योंकि इजरायल के रक्षा मंत्री ने बताया कि हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से उत्तरी इजरायल में उन इलाकों में रहने वाले बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। इजरायल के एक अधिकारी के मुताबिक उत्तरी इजरायल को सुरक्षित करने के लिए दक्षिणी लेबनान में हमले किए जा रहे हैं और बताया गया कि कुछ दिनों में लेबनान में ये हमले और तेज हो सकते हैं। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एक और E-2D हॉकाई निगरानी विमान तैनात कर दिया। इस विमान को अमेरिका की आंख भी कहा जाता है क्योंकि यह विमान दुश्मन के हवाई हमलों पर नजर रखता है और इसीलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एक और E-2D हॉकाई विमान तैनात कर दिया। दावा किया गया कि इससे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाएगा क्योंकि यह विमान करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खतरों को भी पहचान सकता है। यानी लंबी दूरी से दुश्मन का कोई जहाज आ रहा हो, विमान आ रहा हो, मिसाइलें आ रही हो, उन पर नजर रख सकता है। हालांकि इस विमान का काम सिर्फ दुश्मन पर नजर रखना नहीं है, बल्कि यह दुश्मन के हथियारों का पता लगाकर उसके बारे में अपनी सेना को सूचना देता है ताकि उन पर हमला किया जा सके, यानी आते हुए हमले और जहां हमला कर सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा यह विमान दूसरे लड़ाकू विमानों में आसमान में ही ईंधन भरने की भी क्षमता रखता है और इसीलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में इस विमान की तैनाती बढ़ा दी। पिछले कुछ दिनों से ईरान ने पश्चिम एशिया के देशों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इसकी वजह से वहां भारी नुकसान होने की खबरें सामने आई और दावा किया गया इसीलिए अमेरिका ने पश्चिम एशिया में एक और E-2D हॉकाई विमान तैनात कर दिया ताकि वो ईरान के हर हवाई हमले पर नजर रख सके। उधर अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत जेरल्ड आर फोर्ड में आग लगने से 600 से ज्यादा बिस्तर जल गए। इस वजह से उस पर तैनात सैनिकों की मुश्किलें बढ़ गईं। वो फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हो गए। बताया गया कुछ दिन पहले जेरल्ड आर फोर्ड में USS जेरल्ड आर फोर्ड में आग लग गई थी और आग की लपटों ने उसके कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया और दावा किया गया कि इससे 600 से ज्यादा बिस्तर जलकर राख हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्धपोत में लगी आग इतनी फैल चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। दावा किया गया कि चालक दल के सदस्यों को आग बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा समय लग गया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था काफी। हालांकि आग लगने के बावजूद युद्धपोत के इंजन और बाकी हिस्सों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, यह बताया गया, और पहले की तरह ही वो समुद्र में तैनात है। लेकिन बिस्तर जलने से कुछ अमेरिकी सैनिक जमीन पर, कुछ टेबलों पर सोने के लिए मजबूर हो गए। अमेरिका ने अपने युद्धपोत USS जेरल्ड आर फोर्ड को अक्टूबर 2025 में ही लाल सागर में तैनात किया था। इसमें करीब 5000 जवानों की तैनाती की गई थी। बाद में अमेरिका ने USS जेरल्ड आर फोर्ड को भूमध्य सागर के रास्ते कैरिबियन सागर जाने का आदेश दिया था। यह अमेरिका के अहम सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा था। दावा किया गया कि इसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी से पहले उन पर दबाव बनाने के लिए भेजा गया था। इसके बाद इसे ईरान के खिलाफ जंग के लिए वहीं से पश्चिम एशिया रवाना कर दिया गया और ये फिलहाल लाल सागर में तैनात है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने में मदद करने के बदले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पैसे और आधुनिक तकनीक की मांग की। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि 10 से ज्यादा देशों ने ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए उनसे मदद मांगी और इसके बाद ज़ेलेंस्की ने उन देशों की मदद का भरोसा तो दिया, लेकिन दावा किया गया कि उन्होंने बदले में पैसे और आधुनिक तकनीक की मांग कर दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उन्होंने विशेषज्ञों की 3 टीमें पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में भेजी। ये टीमें उन देशों में भेजी गई जहां ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। दावा किया गया कि ये टीमें ईरान के हमलों का आकलन करेंगी, साथ ही बताएंगी कि ड्रोन डिफेंस सिस्टम कैसे काम करना चाहिए। इससे पहले भी ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने कतर, UAE और सऊदी अरब के साथ साथ जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर भी विशेषज्ञों की टीमें भेजी हैं। इन टीमों को वहां इसलिए भेजा गया ताकि वो ईरान के ड्रोन हमलों से बचने में उन देशों की मदद कर सकें।
क्योंकि अमेरिका और इजराइल पर पलटवार के लिए ईरान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और पश्चिम एशिया के कई देश इन ड्रोन और मिसाइलों की रेंज में हैं। ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ऐसे में यूक्रेन उन देशों की मदद के लिए आगे आ गया, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि यह मदद बिना किसी शर्त के नहीं होगी। यानी अगर यूक्रेन पश्चिम एशिया के देशों की मदद करता है तो बदले में उसे तकनीकी मदद और फंड भी चाहिए। इससे पहले ज़ेलेंस्की ने दावा किया था कि अमेरिका समेत 11 देशों ने ईरान के ड्रोन हमलों से बचने के लिए उनसे मदद मांगी, क्योंकि यूक्रेन के पास ईरान के इन ड्रोन हमलों से निपटने का पुराना अनुभव है। ज़ेलेंस्की दावा करते हैं कि यूक्रेन पिछले 4 साल से रूस के ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहा है। यह हमला शाहिद ड्रोन से किया जा रहा है, वही शाहिद ड्रोन जो ईरान ने रूस को दिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन ईरान के ड्रोन हमलों से मुकाबला करने में सक्षम है। हालांकि खबरों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई में उन्हें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने स्पष्ट कर दिया कि यूक्रेन ईरान के ड्रोन हमलों से लड़ने के लिए अपने सहयोगी देशों के साथ खड़ा रहेगा। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यूक्रेन इस जंग में शामिल नहीं है और वो सिर्फ ईरान के ड्रोन हमलों से निपटने के लिए मदद कर रहा है। दावा किया गया कि भीषण जंग के बीच सऊदी अरब ने अमेरिका को ईरान पर हमले और तेज करने की सलाह दी। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका को उकसाने वाली खबर पहली बार सामने नहीं आई। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई जंग के कुछ दिन बाद ही ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सऊदी अरब के उकसाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने गुपचुप तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काया था और इसके बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया था। हालांकि सऊदी अरब ने वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन फिर दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई और तेज करने की बात कही थी। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान युद्ध के बीच लगातार डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और बताया गया कि इस दौरान उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमले और बढ़ाने की सलाह दी थी, ताकि ईरान की सैन्य ताकत को पूरी तरीके से कमजोर किया जा सके। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सऊदी अरब खुलकर जंग के मोर्चे पर ईरान के खिलाफ खड़ा हो गया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान से जंग शुरू होने के बाद ट्रंप पश्चिम एशिया के देशों के नेताओं के संपर्क में है और खासतौर से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से उनकी लगातार बातचीत चल रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के बीच हो रही बातचीत की पुष्टि की, लेकिन अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किए गए इस दावे पर सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इससे पहले अमेरिका के ही अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब ने ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को उकसाने का काम किया। ईरान पर किए गए हमले के कुछ दिन बाद ही यह दावा किया गया था और बताया गया था सऊदी अरब के उकसाने पर ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को सऊदी अरब ने नकार दिया था। सऊदी अरब और ईरान दोनों ही मुस्लिम देश हैं, लेकिन कई मुद्दों को लेकर उनके बीच लंबे वक्त से तनाव चल रहा है। सऊदी अरब दुनिया में खुद को सुन्नी मुसलमानों के नेता के तौर पर पेश करता है, क्योंकि वहां की करीब 85% आबादी सुन्नी समुदाय की है, जबकि ईरान खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। उसके देश में 90% से ज्यादा लोग शिया समुदाय के, और माना जाता है इसी वजह से उन दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से तनातनी चल रही है। इसलिए ईरान को लेकर सऊदी अरब का रुख हमेशा सख्त ही रहा है। बताया जाता है सऊदी अरब के मौजूदा क्राउन प्रिंस से पहले भी वहां के पूर्व क्राउन प्रिंस ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की थी। ये मांग वहां के क्राउन प्रिंस रह चुके किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने की थी। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि उन्होंने कई साल पहले ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकने की मांग की थी, और बताया जाता है उस वक्त उनका इशारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में उसकी बढ़ती ताकत की तरफ था, जिसे सऊदी अरब अपने लिए बड़ा खतरा मानता। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका में हुए 9/11 जैसा आतंकी हमला कर उसे फंसाने की साजिश रची जा सकती है। ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के मुताबिक अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की साजिश रची जा सकती है और इसका आरोप ईरान पर लगाया जा सकता है। उनका दावा है अमेरिका के फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ईरान के अधिकारी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया के जरिए यह दावा किया और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दे दी और यह साफ कर दिया कि ईरान हमेशा से आतंकवाद का विरोध करता आया है और उसकी अमेरिका के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है।
जंग के बीच ईरान के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने चौंका देने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग अमेरिका में एक भयंकर और खौफनाक साजिश रच रहे हैं। उनके मुताबिक इस साजिश के तहत अमेरिका में साल 2001 में हुए 9/11 हमले जैसा कोई भयानक आतंकी हमला दोबारा करवाया जा सकता है और इसके लिए ईरान को सीधे तौर से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी उन्होंने ये साफ कह दिया कि जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग अमेरिका में रहकर वहां हमले की साजिश रच रहे हैं। ऐसा करके ईरान को फंसाने की कोशिश की जा सकती है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, 9/11 कहा जाता जिसे। 11 सितंबर को आतंकवादियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी इमारतों में सीधे घुसा दिया था। उस हमले में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 25 साल बाद एक बार फिर 9/11 हमले की चर्चा होने लगी। ईरान के अधिकारी अली लारिजानी ने सोशल मीडिया पर दावा किया, खतरनाक साजिश के तहत अमेरिका में 9/11 जैसे हमले की प्लानिंग की जा सकती है। इसके बाद बिना किसी सबूत के इस हमले का ठीकरा जानबूझकर ईरान के सिर फोड़ा जा सकता है। अली लारिजानी ने बताया कि अमेरिका के फाइनेंसर और यौन शोषण के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लोग इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो तेल के लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को सुरक्षित करना चाहते हैं। वो खुद अपने लिए तेल नहीं चाहते। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को पश्चिम एशिया के तेल की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उनके पास उनकी अपनी जरूरत से दुगने से ज्यादा तेल का भंडार पहले ही मौजूद है। अभी ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब उनकी अपील के बाद भी अमेरिका के सहयोगी ज्यादातर देशों ने हॉर्मूज गलियारे में अपनी नौसेना भेजने से मना कर दिया और ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा कि हम अपने लिए तेल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो दूसरों लोगों के लिए कर रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया वो ईरान के कब्जे से हॉर्मूज गलियारे को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे देशों के लिए ही छुड़वाना चाहते हैं। But we did it because we have some good allies there. We have some great Middle Eastern countries there, Israel there. So we did it for a lot of reasons. कि ट्रंप ने खाड़ी देशों में मौजूद अपने सहयोगी देशों और इजराइल का जिक्र किया। ट्रंप ने दावा किया तेल के लिए अमेरिका पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, उनके पास जरूरत से कहीं ज्यादा तेल मौजूद है। We don't need oil. We have all the oil we need for ourselves. It's one of the great assets that we have. We have more than double what anybody else in terms of oil production. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पूरी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मूज गलियारे का खुला रहना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने वहां लोगों को, नेटो को कहा कि सुरक्षा प्रदान करें। इधर इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ईरान के पलटवार की चेतावनी देने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया था। अखबार के मुताबिक जंग से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप को रिपोर्ट दी थी और रिपोर्ट दी थी कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर हमला जरूर करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद करने की आशंका जताई गई थी रिपोर्ट में। जो जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस सब बातों की जानकारी होने के बाद भी ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर हमले का आदेश दे दिया था और ईरान पर हमले के बाद वही हुआ जो अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की सेना के हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर आत्मघाती ड्रोन दाग दिए, रॉकेट हमले कर दिए, मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए। फारस की खाड़ी के किनारे मौजूद इराक में, कुवैत में, सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, यूएई में, ओमान में अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं और इन खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को ईरान की IRGC सेना ने दहला दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को भी बंद कर दिया। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने दावा किया कि ट्रंप को ईरान पर हमले से पहले इसकी चेतावनी दी गई थी। उन्हें बोला गया था कि ऐसा होगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में ईरान के पलटवार की आशंका जताई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने को लेकर भी रिपोर्ट दी गई थी। इजराइल की मीडिया के मुताबिक उस खुफिया रिपोर्ट को ट्रंप ने अनदेखा कर दिया और रिपोर्ट के बावजूद ईरान पर हमले का आदेश जारी कर दिया। दावा किया गया ट्रंप को इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को इस तरह निशाना बनाएगा। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हॉर्मूज गलियारे के बंद हो जाने की वजह से ईरान से नाराज खाड़ी देशों ने अमेरिका पर यह दबाव बनाया कि वो ईरान की ताकत जल्द खत्म करे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान खाड़ी देशों को ही हो रहा है।
उनकी तेल सप्लाई ठप हो गई है। वो जो तेल सप्लाई करते हैं दुनिया को, वो ठप हो गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते ही खाड़ी देश पूरी दुनिया में कच्चा तेल बेचकर कमाई करते हैं। लेकिन जंग शुरू होने के बाद से ही ईरान ने समुद्री रास्ते पर कब्जा जमा लिया। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि वो जल्द से जल्द पूरी ताकत से ईरान को सबक सिखाए ताकि हॉर्मूज गलियारा खुल सके। रॉयटर्स के मुताबिक तेल कारोबार को हो रहे नुकसान से परेशान खाड़ी देशों ने अमेरिका से अपील की कि वो जंग को बीच में अधूरा ना छोड़े या अधूरा छोड़ने की ना सोचे, बल्कि ईरान की ताकत को पूरी तरह खत्म करके ही जंग को खत्म करे। रॉयटर्स के मुताबिक खाड़ी देशों ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा के लिए ईरान की शक्ति को पूरी तरह खत्म करना बेहद जरूरी बताया। खाड़ी देशों का यह मानना है कि अगर ईरान के पास हमलावर हथियार बनाने की ताकत बची रही तो वो भविष्य में भी उनके तेल ठिकानों को, हॉर्मूज गलियारों को और सैन्य अड्डों को निशाना बना सकता है। इजरायल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग 28 फरवरी को शुरू हुई। आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमले के बाद ईरान इसी के बाद से आग बबूला हुआ है। उसने अमेरिका से बदला लेने के लिए खाड़ी देशों में भी हमले शुरू कर दिए, क्योंकि वहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। सैन्य अड्डों के अलावा ईरान ने खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों पर भी ड्रोन हमले कर दिए, मिसाइलें बरसा दी। उधर खबर है कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को दोबारा खुलवाने के लिए ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिरा दिया। वो भी 100-200 किलो का नहीं, ये बंकर बस्टर बम है 2200 किलो का। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी। अमेरिकी सेना के मुताबिक जिन मिसाइल अड्डों को तबाह किया गया उन्हें ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जमीन की गहराई में बना रखा। दावा किया गया कि उन्हीं ठिकानों से ईरान हॉर्मूज गलियारे से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा था। बंकर बस्टर बम अमेरिका का एक ऐसा बम है जो जमीन के नीचे गहराई में बने कंक्रीट के बंकरों को भी भेदने की ताकत रखता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक उसने अपने इसी हथियार का इस्तेमाल किया। जमीन के नीचे बने ईरान के मिसाइल अड्डों पर उसका इस्तेमाल किया गया। हालांकि ईरान की IRGC सेना की तरफ से बंकर बस्टर बम गिराने पर कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि उसकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल अड्डों को बंकर बस्टर बम से मिट्टी में मिला दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान ने जमीन के नीचे कई मिसाइल अड्डे बना रखे थे। दावा है उन ठिकानों पर उसने एंटी शिप मिसाइलों के साथ दूसरे खतरनाक हथियार रखे हुए थे ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों को रोक सके। अमेरिका ने इस बात का भी दावा किया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों को उन्हीं मिसाइल ठिकानों से निशाना बना रहा था। अमेरिकी सेना के मुताबिक खाड़ी देशों पर मिसाइल और ड्रोन से जो हमले किए गए उनके लिए भी ईरान अपने इन्हीं ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा था। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास मौजूद ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला कर दिया। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल अड्डों को तबाह करने के लिए कोई ऐसा वैसा बम नहीं गिराया, बल्कि उसने 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिरा दिया, क्योंकि दावा यह किया गया कि ईरान के वो मिसाइल अड्डे जमीन की गहराई में थे। उसकी वजह से उन पर छोटे मोटे बमों का कोई असर नहीं होने वाला था। मतलब ईरान के उन मिसाइल अड्डों को तबाह करना आसान नहीं था। इसी वजह से अमेरिकी सेना ने ईरान के उन मिसाइल ठिकानों को उड़ाने के लिए कोई चांस नहीं लिया, उन पर खतरनाक बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। ये बम ऐसे ठिकानों पर हमला करने के लिए होते हैं जो जमीन के काफी नीचे बने होते हैं। इनकी खासियत होती है इनके फटने की टाइमिंग, क्योंकि आमतौर पर लड़ाकू विमानों से गिरने के बाद बम जमीन पर टकराते ही फट जाते हैं, लेकिन बंकर बस्टर बम जमीन के नीचे मौजूद अपने टारगेट तक पहुंचने के बाद ही फटते हैं। इसीलिए बंकर बस्टर बम को जमीन भेदने वाला बम भी कहा जाता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि ये कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारों, चट्टानों को भी भेद सकता है। और ये बम करीब 100 फीट की गहराई तक जमीन में जा सकते हैं। जमीन के नीचे टारगेट तक पहुंचने के बाद इनमें धमाका होता है, जिससे बंकर या फिर दुश्मन के परखचे उड़ जाते हैं। अमेरिका ने दावा किया कि बंकर बस्टर बम से ईरान के मिसाइल ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस हमले के बाद अमेरिका की सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर 2200 किलो का बंकर बस्टर बम गिराए जाने की जानकारी दी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया। पिछले साल जून महीने में भी अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया था, उस दौरान भी ईरान के परमाणु ठिकानों को भेदने के लिए बंकर बस्टर बम का ही इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त दावा किया गया था कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकाने पहाड़ों के नीचे बना रखे थे, इसी वजह से अमेरिका ने उन पर बंकर बस्टर बम गिराया था।
उस घटना के करीब 8 महीने बाद एक बार फिर अमेरिकी सेना ने अपने इस ताकतवर हथियार का इस्तेमाल किया, ऐसा दावा किया। इस बार ईरान के उन मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया जिन्हें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जमीन के नीचे बना रखा था। 28 फरवरी को जंग शुरू हुई तो उसके बाद ईरान ने इस समुद्री गलियारे को बंद कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। वही समुद्री गलियारा जहां से तेल और गैस के जहाज चीन, भारत, जापान जैसे एशिया के देशों के साथ यूरोप और अमेरिका तक जाते हैं। इसी समुद्री रास्ते को ईरान ने बंद करने के साथ इस पर पहरा बैठा दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कोई जहाज पार न कर सके, इसके लिए उसने अपने पास में ही मिसाइलों के ठिकाने बना रखे थे, ऐसा दावा। और दावा यह कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले कुछ जहाजों पर हमले भी वहीं से किए थे। इसी वजह से उस समुद्री गलियारे को दोबारा खुलवाने के लिए अमेरिका ने ईरान के उन ठिकानों को उड़ाने का दावा किया। हालांकि ईरान की IRGC सेना की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया। खास बात यह है कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बंकर बस्टर बम तब गिराए जब नेटो में शामिल देशों ने जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के साथी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने के लिए अपने युद्धपोत भेजने से भी इनकार कर चुके हैं। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग के दौरान फारस की खाड़ी से लगा इराक भी जंग का नया मैदान बनता दिखा, क्योंकि इराक की राजधानी बगदाद एक साथ कई धमाकों से दहल गई। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर ड्रोन और रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि दूतावास के सुरक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन और रॉकेटों को हवा में ही तबाह कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद बगदाद में ही कुछ और धमाके सुने गए। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के समर्थन वाले एक ग्रुप के ठिकाने पर बम बरसा दिए और इस हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। अल जजीरा के मुताबिक बगदाद में मौजूद अमेरिका के दूतावास को निशाना बनाकर 3 ड्रोन और कम से कम 4 रॉकेट दागे गए। हालांकि दूतावास की सुरक्षा में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत एक्टिव हो गए और ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही ढेर कर दिया गया। अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा में तैनात अफसरों ने बताया कि ईरान की तरफ से दागे गए ड्रोन में एक ड्रोन का मलबा दूतावास के परिसर के अंदर आकर गिरा। उनके मुताबिक दुश्मन के ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम ने पहले इंटरसेप्ट किया, इसके बाद बिना वक्त गंवाए उसे हवा में ही राख कर दिया। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर दागा गया एक रॉकेट तो जमीन पर गिरने के बाद तेज धमाके के साथ फटता दिखा। ईरान के साथ जंग छिड़ने के कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने बगदाद में अपने दूतावास को पूरी तरह खाली करा लिया था। अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाने से पहले ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी गुट ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया। वीडियो में एक ड्रोन अमेरिकी दूतावास परिसर के बिल्कुल ऊपर उड़ान भरता दिखा, जिसमें दूतावास के ऊपर लगा अमेरिका का झंडा भी नजर आया। ड्रोन वीडियो जारी करने वाले ग्रुप ने दावा किया कि उसके ड्रोन को अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ ही नहीं सके और इस वीडियो को जारी करने के कुछ ही घंटे बाद बगदाद में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर रॉकेट और ड्रोन हमला कर दिया गया। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के पास उनकी सेना के एक कैंप पर भी हमला हुआ। अल जजीरा के मुताबिक ईरान समर्थित संगठन ने पहले दूतावास पर हमला किया, फिर एयरपोर्ट के पास एक कैंप को दहलाने की कोशिश की। इसके बाद बगदाद में ही एक होटल पर ड्रोन से हमला कर दिया। अल जजीरा ने बताया ईरान के इस गुट को, जिसने ईरान के समर्थन वाले इस गुट को, जो गुट जिसको ईरान का समर्थन है, उस होटल को निशाना बनाया जहां पर अमेरिका के अधिकारी रुकते थे। होटल के बिल्कुल नजदीक तेज धमाके के बाद आग की भयानक लपटें उठती दिखी। और इराक के गृह मंत्रालय ने पुष्टि की कि अल रशीद नाम के होटल के ऊपरी हिस्से में एक ड्रोन टकराया, लेकिन किसी की जान नहीं गई, कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास और होटल पर हुए हमले से सनसनी मच गई।
अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और सेना अलर्ट हो गई। अल जजीरा के मुताबिक हमले के कुछ ही घंटे बाद अमेरिकी सेना ने बगदाद में एक बड़ी कार्रवाई की। जदीरिया जिले में एक इमारत पर हमला कर दिया अमेरिकी सेना ने। अल जजीरा के मुताबिक अमेरिकी सेना के इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई। और अमेरिकी सेना का दावा है कि जिस इमारत को उन्होंने निशाना बनाया उसका इस्तेमाल ईरान के समर्थन वाले विद्रोही ग्रुप के लोग कर रहे थे। उधर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान में छिड़ी जंग का फायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में जुट गया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के 36 लड़ाकू विमान और 8 नौसैनिक जहाज उसकी सीमा के आसपास देखे गए। हालांकि ताइवान ने इसके बाद तुरंत अपनी नौसेना, अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलों को एक्टिव कर दिया। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उसकी सीमा के आसपास चीन के लड़ाकू विमानों और नौसेना के जहाजों का आना जाना बढ़ गया है। इसीलिए ताइवान के रक्षा मंत्री ने अपनी सेना को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दे दिया। चीन और ताइवान के बीच टकराव दशकों पुराना है। 1949 के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चीन दावा करता है ताइवान उसका हिस्सा है, एक दिन वो ताइवान को लेकर रहेगा, चाहे शांति से ले या ताकत से ले। ताइवान का दावा है कि वो चीन से अलग है, एक अलग स्वतंत्र देश है, और ताइवान का कहना है चीन का दावा पूरी तरह गलत है, गैर कानूनी है। इन दोनों देशों की लड़ाई में अमेरिका ताइवान का साथ देता है हर तरीके से, लेकिन ईरान के साथ छिड़ी जंग की वजह से अमेरिका पश्चिम एशिया में फंसा हुआ है और ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला करने की फिराक में है। इजराइल के तेल अवीव शहर में देर रात एक के बाद एक कई मिसाइल हमले हुए और इन हमलों से पहले वहां तेज आवाज में सायरन भी बजे और सायरन की आवाज सुनते ही सड़कों पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। उन्होंने तुरंत बंकरों की तरफ भागना शुरू कर दिया और कुछ मिनटों बाद वहां आसमान में मिसाइल दिखाई दी। लोग जा रहे हैं शेल्टर में। अब देखना होगा कि किस और जो है अटैक होगा। ये बार अटैक हो रहे हैं ईरान की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, ये मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया। इसके थोड़ी देर बाद तेल अवीव के एक दूसरे इलाके में भी हमला हुआ। उस हमले से पहले भी वहां जोर जोर से सायरन बजे। इसके बाद ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइल नजर आई। वो तेजी से अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। कुछ सेकंड बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। बच गई है फिर से सायरन। तेल अवीव में ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक फिर से लॉन्च किया गया। ये आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद किस तरीके से मिसाइल जो है आगे बढ़ रहा है। दावा किया गया कि पिछले 12 घंटे में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में 6 हवाई हमले किए। ये हवाई हमले तेल अवीव के अलग अलग इलाकों में किए गए। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोग खौफ से भर गए और बंकरों में जाकर छिप गए। और इस सबके बीच ईरान ने इजराइल के तेल अवीव से कुछ दूरी पर मौजूद एक रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से उस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ। हमले के बाद न्यूज़ 18 की टीम वहां पहुंची और वहां चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। वहां कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। इसके अलावा ट्रेन स्टेशन की छत भी टूटी नजर आई। हमले में वहां लगे एस्केलेटर को भी काफी नुकसान हुआ। इसकी वजह से वो चलना बंद हो गया। ईरान के मिसाइल हमले ने उस ट्रेन स्टेशन की सूरत ही बदल दी। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मलबा बिखरा नजर आया। लोग खौफ से भरे दिखे। ईरान की तरफ से किया गया यह हमला तेल अवीव से कुछ ही दूरी पर हुआ। इस हमले से आसपास के कई इलाके दहल गए। ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की वजह से इस ट्रेन स्टेशन में तबाही हुई है। आप देख सकते हैं मिसाइल यहां पे गिरा है और इर्द गिर्द तबाही मची है और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। इस हमले के बाद ट्रेनों ने इस स्टेशन पर रुकना बंद कर दिया। वहीं यात्रियों के भी यहां आने पर रोक लगा दी गई। इसके कुछ घंटे बाद प्रशासन ने वहां मरम्मत का काम शुरू कर दिया। जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने अरब देशों के लोगों से अमेरिकी सैनिकों की जानकारी भेजने की अपील की। ईरान के मीडिया के मुताबिक IRGC सेना ने अरब देशों में रह रहे लोगों से वहां अलग अलग जगहों पर ठहरे अमेरिकी सैनिकों की जानकारी मांगी और अमेरिका पर उन लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में ईरान अकेला ही लड़ रहा है। ऐसे में अरब देशों से कोई मदद नहीं मिलने के बाद उसने सीधा वहां के नागरिकों से ही मदद की अपील कर दी और उनके जरिए ईरान की IRGC सेना अब अरब देशों में अलग अलग जगहों पर ठहरे अमेरिकी सैनिकों की जानकारी जुटाना चाहती है, क्योंकि अमेरिका के ये सैनिक आने वाले दिनों में ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं अगर अमेरिका ईरान में ज़मीनी हमला करने की भी कोशिश करे। ईरान अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले कर ही रहा है, लेकिन अमेरिका के जो सैनिक अलग अलग जगहों पर
ठहरे हुए हैं उनके बारे में ईरान जानकारी जुटाना चाह रहा है। दावों के मुताबिक ईरान उन सैनिकों के ठहरने की जगह की जानकारी जुटाकर सीधा उन पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। ईरान की IRGC सेना के मुताबिक अरब देशों में अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका के 11,000 सैनिक मौजूद हैं जो अलग अलग देशों में होटलों में रह रहे हैं और दूसरी जगहों पर ठहरे हुए हैं। दावों के मुताबिक IRGC अमेरिका के उन सैनिकों को अपने लिए बड़ी चुनौती मान रहा है, क्योंकि ना तो ये सैन्य बेस पर मौजूद हैं, ना ही ईरान के पास इसकी जानकारी है ठीक तरह से कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं। IRGC ने अरब देशों के नागरिकों से, खाड़ी देशों के नागरिकों से अमेरिकी सैनिकों को अपने होटल और दूसरी जगहों पर नहीं रुकने देने की अपील की और जहां अमेरिकी सैनिक पहले से ठहरे हुए हैं उन्हें वहां से दूर रहने की भी हिदायत दी। यूरोप के देश फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भारत से अपील की कि वो अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को रुकवाने की कोशिश करे। उनका मानना है ईरान जंग को अगर कोई रुकवा सकता है तो वो भारत है। इसके लिए उन्होंने भारत से कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की ताकि जल्द से जल्द खत्म हो सके ये जंग। एक इंटरव्यू के दौरान फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टुब ने यह बयान दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत इस युद्ध को खत्म करवा सकता है। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का खास तौर पर जिक्र किया। उनके मुताबिक भारत के विदेश मंत्री ने कुछ रोज पहले ईरान के नेताओं से इस सिलसिले में बात भी की थी। ऐसे में भारत अगर युद्ध रुकवाने की पहल करे तो यह सबके लिए अच्छा होगा। We need a ceasefire. So I'm just wondering whether, the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation. फिनलैंड के राष्ट्रपति का बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब भारत ने ईरान से कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। कुछ रोज पहले ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बातचीत भी की थी, फोन पर बातचीत की थी। भारत चाहता है खाड़ी देशों में तनाव कम हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई पहले की तरह सुरक्षित हो, सभी मुद्दों का बातचीत से हल निकले। हालांकि भारत अभी मध्यस्थ की भूमिका में नहीं है, लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति का मानना है कि अगर भारत ऐसी पहल करता है तो ये जंग रुक सकती है। उन्होंने अंदेशा भी जताया कि अगर जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। इधर जंग के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि उन्होंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से तनाव कम करने की अपील को खारिज कर दी और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजरायल से बदला लेने की कसम भी खाई। बताया गया कि अपनी पहली विदेश नीति की बैठक में मुज्तबा खामनेई ने इस बात का ऐलान किया। सुप्रीम लीडर का मानना है कि बातचीत के लिए यह वक्त नहीं है। जब तक अमेरिका और इजरायल को घुटनों पर न ला दिया जाए तब तक युद्ध विराम को लेकर कोई बात नहीं होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि दो देशों ने मध्यस्थता करते हुए ईरान को प्रस्ताव भेजा था वो सीज फायर के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई वो दोनों देश कौन से थे। बाद में कहा गया कि ईरान ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसने चेतावनी दे दी जब तक वो अपने दुश्मनों से बदला नहीं ले लेता तब तक ये जंग जारी रहेगी। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विदेश मामलों की इस बैठक में मुज्तबा खामनेई खुद मौजूद थे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे या किसी और तरीके से जुड़े थे। गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी की कई खबरें सामने आई। दिल्ली के मुंडका इलाके में एक गोदाम से 610 कमर्शियल सिलेंडर मिले। इनमें भरे और खाली दोनों तरीके के सिलेंडर थे। देश भर में कमर्शियल सिलेंडरों की किल्लत हो रही है। रेस्टोरेंट और ढाबे वालों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच मुंडका इलाके में गोदाम में इतने सारे कमर्शियल सिलेंडर रखे मिले कि हर कोई दंग रह गया। 100-200 नहीं, 600 से ज्यादा सिलेंडर रखे हुए। आरोप लगे वहां अवैध तरीके से कमर्शियल सिलेंडरों की जमाखोरी हो रही। जानकारी के मुताबिक छापेमारी के दौरान उस गोदाम के मालिक वहां मौजूद नहीं थे, वो पहले ही वहां से फरार हो गए और देश के कई और राज्यों से भी कालाबाजारी और जमाखोरी के मामले सामने आए। राजस्थान के बीकानेर में प्रशासन ने पिछले 2 दिन में 102 घरेलू सिलेंडर जब्त किए। दावा किया गया कि कुछ लोग अवैध तरीके से सिलेंडरों को रिफिल कर रहे हैं, यानी बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस भर रहे हैं और खाने पीने की चीजों के ठेले लगाने वाले लोगों को ज्यादा दामों पर उन्हें बेच रहे हैं। 102 सिलेंडर अब तक जब्त कर दिए हैं। ये मुखबिर से मेरे को जानकारी हुई थी कि यहाँ पे अनाधिकृत रूप से सिलेंडर्स रिफिल करने का कार्य किया जाता है।
जम्मू कश्मीर के डोडा में भी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। वहां 3 अलग अलग जगहों से कुल 75 घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। 3 जगहों पे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पे सिलेंडर्स होल्ड किए हुए हैं। वहाँ पे जाने के बाद हमें टोटल 75 सिलेंडर्स हमने रिकवर किए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक नेता पर सिलेंडरों की कालाबाजारी करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक उन्होंने अपने रिजॉर्ट में 80 से ज्यादा सिलेंडर छिपाकर रखे हुए थे। आरोप लगा वो इन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। हालांकि देश भर में एलपीजी गैस की किल्लत होने के दावों से सरकार ने साफ इनकार कर दिया। दिस इज नथिंग बट अ पैनिक बुकिंग। मेरा आप लोगों के माध्यम से देशवासियों से अपील है कि पैनिक बुकिंग से बचें। जितनी जब आवश्यकता हो तब बुकिंग करें, ये सभी के लिए अच्छा है। इस दौरान सरकार की तरफ से यह अपील की गई कि जिन लोगों के पास पीएनजी और एलपीजी दोनों कनेक्शन है वो अपना एलपीजी कनेक्शन छोड़ दें और पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाएं। सौभाग्य की एक बात यह कि पूरी दुनिया की नजर जिस जगह पर लगी हुई है उसकी अर्थव्यवस्था हर साल 10-11% की दर से बढ़ रही थी। पूरा प्लान कई साल पहले बनाया गया था। 1963 में पूरी दुनिया में तरक्की की मिसाल बनने की कहानी शुरू की गई थी वहां, और बहुत आगे की सोची गई थी। तेल से बहुत पैसा आ रहा था, तो तेल तो कभी ना कभी खत्म होना था। तो तेल के खत्म होने से पहले विकास की रफ्तार ऐसी कर देने का पूरा प्लान बना दिया गया था कि तेल का पैसा आना बंद हो उससे पहले ही सड़कें दुनिया की बेहतरीन बना दो, स्कूल बना दो, उद्योग लगा दो, समाज को आधुनिक बना दो, महिलाओं को पूरी आज़ादी हो वगैरह वगैरह। ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर सुधार किए गए, महिलाओं को शासन में पूरे अधिकार दिए गए, महिलाओं को वोट देने का हक दिया गया, महिलाओं को चुनाव लड़ने का हक दिया गया, महिलाएं वकील भी बन सकें, महिलाएं जज भी बन सकें, डॉक्टर, प्रोफेसर, कुछ भी बन सकें। 18 साल की उम्र से पहले लड़कियों की शादी गैर कानूनी हो, हिजाब की कोई पाबंदी ना हो, तो महिलाएं बिल्कुल घरों से बाहर निकलीं, अपने करियर बनाने लगी। गांवों में, रेगिस्तान में स्कूल बनाए गए, मॉडर्न शिक्षा सब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, वर्ल्ड क्लास सड़कें बनाई गई, एयरपोर्ट बनाए गए, बांध बनाए गए, तेल की कमाई से उद्योग लगाए गए। जब लग्जरी टूरिज्म सिर्फ यूरोप में होता था, उस टाइम 1972 में प्लान बनाया था कि एक अलग टापू पर लग्जरी होटल होंगे, दुनिया का बेहतरीन एयरपोर्ट होगा, कैसीनो होंगे, और अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने लगी। सबसे तेजी से कई लोगों की आमदनी तेजी से बढ़ने लगी, स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वर्ल्ड क्लास होने लगा, चमकदार शहर हो गए, मॉल, लेटेस्ट कारें, ऐसी नाइट लाइफ जैसी पश्चिम के देशों में होती है। प्लानिंग का असर नजर आने लगा था। आप सोच रहे हो दुबई की बात हो रही है? नहीं, ईरान की बात हो रही है। दुबई तो आज आप देख रहे हो, यह सब तो लोगों ने ईरान में देख लिया था 60 और 70 के दशक में। दुबई से पहले इस पूरे इलाके का चमकता हुआ मोती ईरान था। जिस दुबई पर ईरान की मिसाइलें और ड्रोन हमले करने की कोशिश की जा रही है, ईरान के कई लोग उस दुबई को देखकर सोचते थे और अब सोचते हैं कि हम तो इससे कई आगे हुआ करते थे। लेकिन उस ईरान की तरक्की की रफ्तार की गाड़ी पटरी से उतर गई इस्लामी क्रांति के बाद, और रफ्तार पकड़ ली दुबई ने। 1979 तक ईरान के लोगों की औसत आमदनी दुबई के लोगों से ज्यादा थी, कहीं ज्यादा थी। खाड़ी के एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ दुबई है, बीच में फारस की खाड़ी है। हालांकि यह नहीं कह सकते कि शाह के टाइम के ईरान को ही देखकर दुबई ने वहां वही फॉर्मूला लिया। दुबई के शेख ने 1958 में दुबई को व्यापार का बड़ा केंद्र बनाने की सोची थी। उन्होंने 58 में उन्होंने पहले हांगकांग की तरक्की देखी, फिर सिंगापुर की देखी, और उस राह पर चले। दुबई के शेख ने तभी से समुद्र में क्रीक खोदना शुरू करवा दिया ताकि बड़े समुद्री जहाज वहां आ सकें, पोर्ट बनाना शुरू कर दिया, टैक्स फ्री जोन बना दिया। तेल तो दुबई को बाद में मिला, दुबई को तेल बाद में मिला। 1966 में तेल निकला दुबई में, पहले नहीं था। लेकिन उन्होंने तुरंत पर्यटन और व्यापार पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिर भी दुबई की वो तरक्की उस दौर में नहीं थी जितनी ईरान की थी। दुबई में अब तो एक व्यक्ति की औसत कमाई लगभग $50,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि ईरान में $5,000 भी नहीं है।
यानी दुबई का एक व्यक्ति अब ईरान के व्यक्ति से औसतन 10 गुना कमाता है, 10 गुना। और अब तेल से दुबई की कमाई का हिस्सा सिर्फ 5-10% ही है। अब वो दुनिया का व्यापार केंद्र बन गया है। 90% आबादी वहां आकर बसने वाले विदेशियों की है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब जो तेल से दुबई की कमाई का हिस्सा जो है वो 5-10% भी नहीं है। अब वो व्यापार का केंद्र बन गया है। अब दुबई जो है वो व्यापार का केंद्र बन चुका है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वहां पर, तमाम बड़े मॉल हैं, लग्जरी होटल हैं दुबई में। अभी आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। लग्जरी होटल हैं, सबको वहां नौकरी चाहिए, सबको वहां से शॉपिंग करनी है, इनकम टैक्स देना नहीं होता, सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, दुनिया के सबसे बड़े टैंक वहां हैं, टूरिज्म से पैसा आता है। अब एआई का हब बनने की कोशिश है। अब जो है दुबई में एआई का हब बनने की कोशिश है, जबकि ईरान में महंगाई है, रोजी रोटी की टेंशन है। लेकिन अगर ईरान इतना ही उदार और खुशहाल हो रहा था शाह के टाइम में, तो इस्लामिक क्रांति क्यों हुई? आयतुल्लाहों को समर्थन कैसे मिला और कहां से मिला? तो एक तो दुबई बहुत छोटा सा अमीरात है। अब जो दुबई है वो एआई का हब बनने की कोशिश में है, जबकि ईरान में दूसरी तरफ महंगाई है, रोजी रोटी की टेंशन है। अगर ईरान इतना ही उदार और खुशहाल हो रहा था तो शाह के टाइम में, तो फिर इस्लामिक क्रांति हुई ही क्यों थी? उनको समर्थन कैसे मिला था और कहां से मिला था? तो एक तो दुबई एक बहुत छोटा सा अमीरात है। दुबई शहर के बाहर कोई बड़ा ग्रामीण इलाका नहीं है, जबकि ईरान में गांवों में गरीबी थी। जो आज के दुबई जैसी चमक दमक थी वो तेहरान जैसे बड़े शहरों में थी। और गांव में शाह ने जो बड़े जमींदारों की जमीनें छीनकर छोटे किसानों में बांटी, उससे बड़े रसूखदार जमींदार शाह के खिलाफ हो गए थे और वो धर्मगुरुओं का समर्थन करने लगे। और छोटे किसानों को जमीनें तो मिल गई, लेकिन उस हिसाब से सिंचाई और बीज वगैरह की मदद नहीं मिली। छोटे किसान जमीन के मालिक तो हो गए, लेकिन उनकी खेती सफल नहीं हो पाई और शहरों की तरफ पलायन शुरू हो गया। वो शहरों में मजदूरी करने लगे, गरीब अमीर की खाई बढ़ती चली गई। धर्मगुरुओं ने पश्चिमी संस्कृति को इसका दोषी बताया और विरोध शुरू कर दिया। शाह ने अपने विरोधियों को दबाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसियों से उनका टॉर्चर शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्रदर्शन बढ़ते चले गए। शाह भी ठीक वही चाहते थे जो दुबई ने किया। तेल का पैसा लगाकर उदार समाज, महिलाओं को समाज में आगे लाना, पर्यटन, व्यापार। लेकिन ईरान बड़ा देश था, 8 करोड़ लोगों का। वहां धर्मगुरु भी ताकतवर थे और शाह ने बाकी आजादी तो दे दी, लेकिन राजनीतिक आजादी नहीं दी। विरोधियों को कुचलने की रणनीति ने क्रांति को जन्म दिया। जबकि दुबई छोटा है, शेख ने 90% विदेशी बसाए, तो वैसी दिक्कत दुबई को आई ही नहीं। शाह का अपना सपना जो था वो अधूरा रह गया। इस्लामिक क्रांति हुई तो कई ईरानी लोग जो तेहरान जैसे मॉडर्न समाज में जी रहे थे, आधुनिक जिंदगी जी रहे थे, वो भी खाड़ी के पार दुबई में जाकर बस गए। और कुछ साल पहले तक तो दुबई की प्रॉपर्टी में बड़ा हिस्सा ईरान से आए लोगों का था। दुबई में विदेशी कंपनियां आई, पर्यटक आए और सबने कमाया। जबकि ईरान ने क्रांति के बाद पश्चिम से टकराव का रास्ता पकड़ लिया, परमाणु कार्यक्रम शुरू किया और पड़ोसी देशों में भी लड़ाके खड़े करने शुरू कर दिए अपनी कुद्स फोर्स से। ईरान पर प्रतिबंध लग गए, उसके लिए तेल बेचना मुश्किल हो गया, मुश्किल कर दिया गया। और ईरान ने अपना पैसा सेना पर और सुरक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया। दुबई में बीच पर आराम से घूम सकते हैं, होटल में ईरान ने जो है अपना खर्चा जो है वो सुरक्षा पर खर्च करना शुरू कर दिया। दुबई में बीच पे आप आराम से घूम सकते हैं, होटल में शराब भी मिलती है विदेशियों को, कपड़े भी आधुनिक पहन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। कोई रोक नहीं जब तक मर्यादा के दायरे में सब हो। तो दुनिया भर के लोग आकर बसने लगे, जबकि ईरान में सख्त नियम लागू हो गए। शराब पूरी तरह बंद, फिल्म, टीवी, इंटरनेट सब पर सेंसर, कपड़े किस तरह के पहनने वो भी नियम है। दुबई ने कहा आओ कमाओ खुश रहो, तो ईरान ने बोला कि संस्कृति इस्लामी ही रहेगी। दुबई में पैसा आता गया, ईरान से जाता गया। दुबई ने दिखाया कि छोटा सा अमीरात भी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ईरान बड़ा खिलाड़ी बनता बनता पटरी से उतर गया। ईरान में एक ऐतिहासिक
किश टापू है। शाह ने 1972 में प्लान बनाया था कि उसको मोंटे कार्लो और लास वेगस जैसा बना देंगे, हर तरह की आज़ादी होगी, फ्री ट्रेड जोन होगा, टैक्स नहीं होगा, दुनिया के लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे, कमाएंगे, खर्च करेंगे, जैसा अब दुबई कर रहा है। तो आज जो ईरान के मिसाइल हमलों की कोशिश हो रही है दुबई पर, और दुबई जो नाकाम कर रहा है मिसाइलों को और ड्रोन को हवा में मारकर, ये तो अमेरिका और ईरान के युद्ध की वजह से। लेकिन एक वो रॉकेट था तरक्की का जो ईरान ने पहले छोड़ा था, लेकिन सफल दुबई का हुआ। ईरान की उड़ान ईरान की अंदरूनी दिक्कतों से रुकी, लेकिन दुबई ने ठान रखी है कि ईरान की दिक्कतों को वो अपनी उड़ान से, ईरान की दिक्कतों से वो अपनी उड़ान नहीं रोकने देगा। सौवाद की एक बात।